हेलो फ्रेंड्स, एमएससी ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स बैंक, इकाई बैंक्स किसको कहते हैं। जो हमने आपको लिख रखा है इकाई बैंक्स, यूनिट्स बैंक्स किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, यूनिट्स मतलब एक संख्या को दर्शा रहा है, इकाई मतलब एक संख्या को दर्शा रहा है। कहने का मतलब है इकाई बैंकिंग ऐसी बैंकिंग है जहां उसकी केवल एक ही शाखा होती है, उनकी शाखाओं का नहीं होता है। जिस भी शहर में ऐसे बैंकों की स्थापना की जाती है, ऑफिस होते हैं, उसके जो शाखा होता है मात्र एक होता है, एक से अधिक नहीं होता है। और ऐसे बैंकों के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्यादा मिलते हैं। हमारे देश में इस तरह के बैंकों की स्थापना नहीं है। हमारे देश में शाखा बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों की स्थापना की गई है। हम लोग पढ़ेंगे इकाई बैंकिंग क्या है, यूनिट्स। यहाँ पे देखेंगे हमने एक बैंक बना दिया है, इसको यूनिट्स बैंक बना दिया है, जिसको हम इकाई बैंकिंग कहते हैं। कुछ लिख रहे हैं, एक ही कार्यालय होता है, मतलब ऐसे बैंकों का किसी भी शहर में एक ही कार्यालय होता है, एक से अधिक उनका कोई कार्यालय नहीं होता है। अन्य स्थानों शाखाएं नहीं होती है। यानी अगर यह मान लेते हैं कि आपका अगर मुंबई शहर में है, तो मुंबई शहर में केवल एक ही स्थान पे इसका कार्यालय होगा, स्थान पे इसका कोई कार्यालय नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं इकाई बैंकिंग। एक बड़ी संख्या में ये अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं, मतलब इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। पूरी स्वतंत्र तरीके से ये बैंक बैंकिंग से संबंधित कार्य करते हैं। और विशेष परिस्थितियों में अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों में ये बैंक्स अपने सीमित क्षेत्र में अपनी शाखाओं का विस्तार कर सकते हैं, बहुत कम। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण बनाया, मुंबई में अगर कोई एक बहुत बड़ा इसका ऑफिस है, तो अगर बहुत है उसके 2 4 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द में वो इस तरह की शाखाओं का वो विस्तार कर सकता है। विशेष परिस्थिति में, ऐसा नहीं है कि स्वेच्छा से बड़ी इजी वे में, विशेष परिस्थिति में ही वो अपनी शाखाओं को खोलने का अधिकार रखता है। अन्यथा उसके एक ही ऑफिस, एक ही शाखा होता है, उसी को हम इकाई बैंकिंग कहते हैं। पैसे स्थानांतरण करने के लिए दूसरे स्थान पर स्थित अन्य बैंकों में अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त कर देता है। यानी यूनिट्स बैंक, अगर यूनिट्स बैंक्स के कस्टमर का पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित करना हो, तो ये बैंक उस बैंक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। और इस तरह से यह सुविधा स्थानांतरण की सरल हो जाती है। हालांकि स्थानांतरण की सुविधा यूनिट बैंक के अंतर्गत थोड़ा सा कठिन होता है, इसके दोष में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पैसे को एक स्थान से यानी एक शाखा से दूसरे शाखा में स्थानांतरित करने के लिए उस शाखाओं को खुद अपना प्रतिनिधि बना देता है, और प्रतिनिधि बना करके उनके पैसे को स्थानांतरित करने का वो काम करता है, जिसके बदले में वो शुल्क भी लेता है, या उसके पैसे जो इनके पास टाई अप उस टाई अप के हिसाब से वो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है, मैंने देखा है कि बैंकों पर स्वामित्व तथा नियंत्रण प्राय स्थानीय व्यक्तियों का होता है, क्योंकि यह बैंक स्थानीय होता है। वो जिसके जो प्रबंध संचालक होते हैं वो ऐसे क्षेत्र में होते हैं और उसी क्षेत्र में उस तरह की बैंकों की स्थापना करते हैं, जिससे उनके स्थानीय व्यक्तियों से पूरी तरह से जान पहचान होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि बैंक पर स्वामित्व तथा नियंत्रण का प्राय स्थानीय व्यक्तियों का ही होता है, क्योंकि दूर दराज के व्यक्तियों के यहाँ इसमें खाते नहीं खोले जाते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट्स एक ही होती है। तो जहां भी इस तरह की शाखाओं को स्थापित किया जाता है, उससे रिलेटेड उसका एक एरिया होता होगा, उस एरिया के ही अंतर्गत इनके शाखा में अपने अकाउंट्स होल्डर होंगे, इनके कस्टमर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पे जो स्वामित्व होता है, इस पे जो अधिकार होता है, स्थानीय व्यक्तियों का होता है।
अमेरिका में यूनिट्स बैंक हजारों संख्या में काम कर रहे हैं। ये अमेरिका में विश्व में सबसे अधिक इकाई बैंकिंग के अंतर्गत कार्य करने वाले अगर कोई बैंक्स हैं तो वो अमेरिका में है। इस तरह से हम कह सकते हैं इकाई बैंकिंग वो बैंकिंग होती है जिसका एक ही शाखा होता है, उसके कोई अन्य कार्यालय नहीं होते हैं और उस पे वहां के स्थानीय लोगों का स्वामित्व तो होता है और पैसे को स्थानांतरित करने के लिए वो बैंकों को प्रतिनिधि नियुक्त करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसको हम यूनिट बैंक्स कहते हैं। जो आपको मैंने एक बता दिया हूं कि किस तरह से यूनिट बैंक होता है, यूनिट बैंक्स क्या होता है। तो इसके कुछ और चीजें हैं कि एक परिभाषा दी है आर.पी. कैंट ने कि इकाई बैंकिंग प्रणाली में, आर.पी. कैंट ने इस परिभाषा दिया है कि इकाई बैंकिंग प्रणाली में प्रत्येक स्थानीय बैंकिंग संस्था का एक प्रथम निगम होता है। मतलब स्थानीय बैंकों की जो संस्था होती है वो निगम होता है जिसकी अपनी एवं पूंजी का संचालन मंडल एवं अंशधारियों के द्वारा होता है, उसी को हम कहते हैं इकाई बैंकिंग। इसके कुछ गुण है, इसका बताने का प्रयास करेंगे, इसकी विशेषताएं, गुण और दोष, इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। इसके हम गुण की बात करते हैं। गुण में आप देख सकते हैं कि इसके जो गुण है स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल है, यानी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल से तात्पर्य है ये बैंक ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में होता है, क्योंकि वह स्थानीय होता है, वहां के सभी व्यक्तियों के संपर्क में होता है जिससे जनता इन पे विश्वास करती है और जनता के हिसाब से बैंकिंग के कार्य करता है। इसकी गुण है प्रबंध में सुविधा। एक और इसके गुण हो सकते हैं प्रबंध में सुविधा। प्रबंध में सुविधा से तात्पर्य है कि बैंक स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा स्थापित होता है जिस पे नियंत्रण, संचालन आदि गतिविधियां बड़े आसानी से किया जा सकता है। यानी बैंक अपने सर्कल में होता है, उस क्षेत्र का वो व्यक्ति होता है, स्थानीय व्यक्तियों को जान पहचान करता है, तो उस बैंक की जो मैनेजमेंट है उस पर नियंत्रण, उसको संचालन, उसका क्रियान्वयन, उनकी आर्थिक गतिविधियों की देख रेख करना उसके लिए बहुत सरल होता है, क्योंकि जान पहचान व्यक्तियों के अंतर्गत अगर कोई आप काम करते हैं तो उस काम को बड़े सरलता से हम कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं प्रबंध में सुविधा होती है। लोकल होने की वजह से जो मैनेजमेंट उसका करता है व्यक्ति, उसके लिए बड़ा सुविधा होती है। और एक चीज और है कि कार्य कुशलता में वृद्धि। एक चीज और बता देते इसमें है कार्य कुशलता में वृद्धि। कार्य कुशलता में वृद्धि, कार्य कुशलता में वृद्धि से तात्पर्य है शाखा बैंकिंग के अंतर्गत इसके जो हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, जिसे मंडलीय स्तर का जो ऑफिस होता है, जो भी कोई काम करने की अगर शाखा मैनेजर अगर चाहता है तो बिना मंडल के अनुमति से वो कोई काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से कार्य कुशलता में थोड़ा सा रुकावट आती है। इसलिए इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यूनिट्स बैंक्स के अंतर्गत जो भी इसके कर्मचारी होते हैं उनको निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से छूट होती है और इसलिए किसी भी तरह की आवश्यकता की पूर्ति, जैसे स्टेशनरी खरीदना है, कुछ कर्मचारियों से संबंधित कुछ ऐसा वर्क है या कुछ व्यक्तिगत कुछ वर्क है या बैंक से संबंधित कुछ निर्णय लेना है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद में अपना निर्णय ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाता है तो अपनी कार्यकुशलता में ज्यादा से ज्यादा वो देता है, ज्यादा से ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि वो स्वतंत्र फ्री है, अपने हिसाब से जो उसको लगता है डालता है, तो इसके कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि उसे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होती, स्वयं वो निर्णय लेकर के बैंक से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति
कर देता है। इस प्रकार हमने देखा कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल इस बैंक की स्थापना की जाती है। प्रबंध की में सुविधा, क्योंकि स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा स्थापित बैंक होता है, इसलिए इसे मैनेजमेंट, नियंत्रण, संचालन आदि में कोई असुविधा उत्पन्न नहीं होती है। कार्यकुशलता में वृद्धि से तात्पर्य है कि इनको पूरी तरह से छूट होती है कि अपनी आवश्यकता से संबंधित, बैंक से संबंधित जो इनको निर्णय लेना होता है वो ले सकते हैं, किसी के दबाव में इनको रहने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसकी ये विशेषताएं हैं, यूनिट्स बैंक की ये विशेषताएं हैं। कुछ दोष को भी हम जान लेते हैं, कुछ इसमें कमियों को भी जान लेते हैं, उसके बाद आपको ये खत्म हो जाएगा। दोष, दोष यानी कमियां, इसमें कमी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोई चीज है कि उसमें मतलब अच्छा ही होगा। इसमें अगर ब्याज दरों में भिन्नता, अगर क्या कमी देखते हैं तो ब्याज दरों में भिन्नता। ब्याज दरों में भिन्नता से तात्पर्य यह है कि यूनिट्स बैंक्स की एक ही ऑफिस होता है, एक ही शाखा होता है, उसका कोई अन्य कार्यालय नहीं होता है। तो एक बैंक दूसरे बैंक को, एक बैंक दूसरे बैंक को अगर दूसरे यूनिट्स में अगर जाएगा, ट्रांसफर करना हो पैसा, तो थोड़ा सा असुविधा होती है। कोई जरूरी नहीं है कि देश के अंतर्गत जितने यूनिट्स बैंक्स की स्थापना की गई है उन सभी यूनिट्स बैंक्स में ये बैंक अपना प्रतिनिधि रख रखा हो, न होने के वजह से थोड़ी सी असुविधा होती है। तो इस प्रकार जितने भी बैंक्स होते हैं, यूनिट्स बैंक्स, उन सभी की जो ब्याज दरें क्या होती है वो भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कस्टमर मेरे कस्टमर हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार इस सभी का अलग अलग ब्याज दर है, क्योंकि सबकी अलग कैपेसिटी है, इनके जो कैपिटल पावर अलग अलग है। इस प्रकार ब्याज दरें भी मतलब भिन्न भिन्न होता है। ये भी इसका एक दोष है। जैसे भारत में नेशनलाइज बैंक्स के सभी लोगों का ब्याज एक तरह, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो रूल्स है उसको फॉलो करना इनकी मजबूरी है, लेकिन इनके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि स्वायत्तता के आधार पे वो पर्सनल अपनी आर्थिक व्यवस्था के आधार पे उस बैंक की स्थापना करते हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से ज्यादा करते हैं। सरकार का नियंत्रण होता है, नहीं उतना नियंत्रण नहीं होता है जिस तरह से केंद्रीय बैंक के द्वारा अन्य कमर्शियल बैंकों पे नियंत्रण होता है। नेक्स्ट सीमित साधन, दूसरा इसमें सीमित साधन। सीमित साधन, सीमित साधन से तात्पर्य है कि इनके पास जो रिसोर्सेस हैं, कैपिटल रिसोर्सेस हैं, वो बहुत कम होता है, क्योंकि किसी एक निजी व्यक्तियों के द्वारा बैंक की स्थापना की जाती है, तो उसकी जितनी कैपिटल होती है उस हिसाब से उस बैंक को संचालित करता है। इसलिए अगर बड़े स्तर पे उद्योगों के लिए ऋण की जरूरत हो, व्यवसाय के लिए ऋण की जरूरत हो, तो इनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, क्योंकि ये कुछ ही जनता के द्वारा ये शाखाओं का ही बैंक होगा, कुछ जनता के द्वारा ही जमा होता है। इसकी एक कैपेसिटी अगर एक बैंक से अधिकतम 5,000 10,000 कस्टमर, 10 जन बहुत होते हैं एक बैंक के लिए, कस्टमर के लिए। तो इस तरह से इनके पास जो कैश की प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनके जो साधन है वो सीमित होते हैं। नेक्स्ट, और पिछड़े क्षेत्रों में बैंकों का अभाव, ये तीसरा है कि पिछड़े क्षेत्रों में बैंकों का अभाव है, बैंकों का अभाव, पिछड़े क्षेत्रों में बैंकों का अभाव। पिछड़े क्षेत्र में ऐसे बैंकों का अभाव क्यों है आप जानिए, क्योंकि ऐसे जगह पे इन बैंकों की स्थापना नहीं की जाती है, क्योंकि पिछड़े क्षेत्र के लोगों का जो इनकम है जो वो बहुत कम है, इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत कम है, यानी जो लिविंग स्टैंडर्ड कम है। इस प्रकार इनके पास बचत नहीं है। जब बचत नहीं है तो इनके पास पैसे डिपॉजिट नहीं होंगे, जिससे बैंक किसी अन्य व्यक्ति को फाइनेंस नहीं कर सकता है। इसलिए अगर इनको फाइनेंस कर भी देता है तो इनके रिटर्निंग नहीं होंगे। तो ऐसे जो जहाँ छोटे मोटे कस्बे हैं, जहाँ पे रोजगार की संभावनाएं कम है, जहाँ के व्यक्तियों की इनकम कम है, उस ऐसे जगहों पे ये इकाई बैंकिंग का स्थापना नहीं की जाती है। ये भी एक दोष है। जिस तरह से भारत में गांव में बैंकों की स्थापना या बैंकों में कर्मचारी जाने पे थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई कि इसके स्पेशल 50% गांव में ही शाखाएं रहेंगी, और गांव में ही, गांव के ही दृष्टिकोण से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई कि गांव का विकास हो सके। तो इस तरह से ऐसे बैंक ऐसे क्षेत्रों में नहीं जाएंगे। सर हम देख सकते हैं
दोस्त भी है। इकाई बैंकिंग वो बैंकिंग है जिसकी एक ही शाखाएं होती है, इसका कोई अन्य शाखा नहीं होता है। ये अमेरिका में इसके हजारों उदाहरण मिल सकते हैं, भारत में इस तरह के उदाहरण नहीं पाए जाते हैं और अन्य भी विकसित राष्ट्रों में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि ये यूनिट्स एक ही बैंक होता है। किसी शहर में, किसी बड़े कस्बे में एक ही यूनिट्स होता है, उसका अन्य कोई नेटवर्किंग शाखा नहीं होता है। इस प्रकार हम इसको यूकेआई बैंकिंग को समझे और नेक्स्ट इसके बाद हम शाखा बैंकिंग को समझेंगे और चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कहाँ आपको थोड़ा समझ नहीं है, ताकि हमको और भी समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।